नमस्कार दोस्तों, गैलेक्सी क्लासेज एंड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं सोनू शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में अपन ने देखा था, अपना जो टॉपिक चल रहा था सल्तनत काल, और सल्तनत काल में अपन गुलाम वंश के बारे में वीडियो में चर्चा कर रहे थे। आज वहीं से अपन टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में अपन ने देखा, अपन ने दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा था। इल्तुतमिश, इसके बारे में अपन ने पिछले वीडियो में चर्चा की, और वीडियो के आखिर में मैंने आपको बताया था कि इल्तुतमिश जो था, ये अपना उत्तराधिकारी अपनी बेटी को बनाता है जिसका नाम था रजिया। तो आज अपन चर्चा करेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं रजिया सुल्तान के शासनकाल की। तो देखो, रजिया सुल्तान का जो शासनकाल है ये शुरू होता है 1236 में और 1240 तक ये शासक रहे। अब यहां पर भी देखो एक समस्या थी। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को बना दिया। इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, लेकिन इल्तुतमिश के जो सरदार थे, दिल्ली के जो अमीर थे, वो ये नहीं चाहते थे कि भाई उनकी जो शासक है वो एक महिला बने। वो ये नहीं चाहते थे कि उनको आदेश देने वाली एक महिला हो। इसलिए दिल्ली के अमीर रजिया की जगह इल्तुतमिश के पुत्र को शासक बनाते हैं, जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। पहले इसे शासक बनाया गया रुकनुद्दीन फिरोज। सरदारों की चल थी, बना दिया शासक। लेकिन ये कहते हैं कि रुकनुद्दीन फिरोज जो था, इसके शासन में इसकी माता का हस्तक्षेप ज्यादा था, और इनकी जो माता थी उसका नाम था शाहद तुर्कान। शाहद तुर्कान के बारे में ये कहते हैं कि शाहद तुर्कान एक निर्दयी महिला थी, क्रूर निर्दयी महिला थी शाहद तुर्कान। तो जल्द ही दिल्ली के अमीरों के अकल ठिकाने आ गई और उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज को वापस गद्दी से हटाया और रजिया सुल्तान को उन्होंने शासक नियुक्त किया। ये कहते हैं कि शासक बनने से पहले रजिया भी लाल वस्त्र ग्रहण करके दिल्ली की जनता से सहयोग की अपील करती है। मतलब सल्तनत के खिलाफ क्रांति की थी रजिया सुल्तान ने सुल्तान बनने के लिए, और दिल्ली की जनता ने रजिया सुल्तान का सहयोग भी किया था। तो रुकनुद्दीन फिरोज इसे वापस गद्दी से हटाकर रजिया सुल्तान शासक बने। रजिया सुल्तान भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका भी थी। भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका वो भी आपकी कौन थी? रजिया सुल्तान। ये कहते हैं सुल्तान बनने के बाद रजिया जो थी वो पुरुषों की तरह वस्त्र ग्रहण करके दरबार में आती थी। ये सिर के ऊपर टोपी पहनती थी, साथ में ये चोगा पहनती थी, कमर पे ये तलवार बांधती थी, और पर्दे का त्याग करके ये दरबार में आती थी। तो रजिया सुल्तान बनने के बाद पुरुषों की तरह दरबार में आती थी। अब आगे क्या होता है? रजिया के समय एक गैर तुर्क सरदार था, और उस सरदार का नाम था याकूत। गैर तुर्क सरदार, वैसे सल्तनत तुर्कों की थी, लगभग सरदार तुर्क थे, लेकिन गैर तुर्क सरदार जिसका नाम था याकूत, और याकूत पर रजिया का विशेष अनुराग था, विशेष जुड़ाव था, विशेष लगाव था याकूत से। ये कहते हैं कि रजिया याकूत से प्रेम करती थी, इसलिए रजिया ने याकूत को एक बड़ा पद प्रदान किया अपने दरबार में।
और उस पद का नाम था अमीर ए आखुर। अमीर ए आखुर, इसका अर्थ होता है अश्वशाला का प्रधान। अश्वशाला का प्रधान एक महत्वपूर्ण पद रजिया ने एक गैर तुर्क सरदार याकूत को दिया, क्योंकि याकूत से इसका विशेष अनुराग था। इसी बात को लेकर तुर्क सरदार जो थे वो रजिया से नाराज हो गए, और नाराज हो गए तो सरदार रजिया के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे, विद्रोह करने लगे। इन्हीं विद्रोह के दौरान रजिया के खिलाफ भटिंडा के सरदार ने विद्रोह कर दिया। भटिंडा, भटिंडा आपका पंजाब में है। यहां का एक सरदार था जिसका नाम था अल्तुनिया। अल्तुनिया के द्वारा रजिया से विद्रोह कर दिया गया। तो रजिया याकूत को अपने साथ लेकर, सैन्य बल को अपने साथ लेकर भटिंडा के लिए रवाना हुई अल्तुनिया से युद्ध करने के लिए। लेकिन युद्ध में रजिया परास्त हो गई, अल्तुनिया जीत गया, याकूत युद्ध में मारा गया। याकूत युद्ध में मारा गया, अल्तुनिया ने रजिया को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद रजिया अल्तुनिया के साथ ही निकाह कर लेती है, विवाह कर लेती है। लेकिन पीछे से दिल्ली छोड़कर भटिंडा आई थी, पीछे से रजिया का एक भाई था जिसका नाम था बहराम शाह। इसने दिल्ली सल्तनत को अधिकार में ले लिया, ये वहां का सुल्तान बन बैठा। रजिया अल्तुनिया के साथ मिलकर वापस दिल्ली की गद्दी को पाने का प्रयास करती है, लेकिन ये कहते हैं कि हरियाणा में रजिया की और अल्तुनिया की हत्या डाकुओं के द्वारा कर दी जाती है। तो रजिया की हत्या डाकुओं के द्वारा हरियाणा में तलवंडी नामक एक स्थान है, वहां पर डाकुओं के द्वारा रजिया की हत्या कर दी। जब रजिया की हत्या कर दी गई, अच्छा ये भी याद रहे रजिया की हत्या में दिल्ली के अमीरों का हाथ था। रजिया की हत्या के बाद बहराम शाह शासक बना। शासक बना ये 1240 में और 1242 तक ये शासक रहा। 2 साल तक बहराम शाह रहा। अच्छा, रजिया के बारे में एक कथन कहा है महान इतिहासकार एल फिंस्टन के द्वारा। एल फिंस्टन के द्वारा रजिया के लिए कथन कहा गया है। एल फिंस्टन ये कहते हैं कि अगर रजिया महिला न होती तो रजिया का नाम भी दिल्ली सल्तनत के महान सुल्तानों में शामिल होता। ये बात रजिया के बारे में एल फिंस्टन कहता है कि अगर ये महिला न होती तो इसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में शुमार होता। आगे बहराम शाह शासक बना, लेकिन बाद में बहराम शाह की हत्या भी दिल्ली के सरदार जो थे उनके द्वारा कर दी गई। 2 साल तक ये शासक रहा। बहराम शाह के बाद में अगला शासक बना मसूद शाह। मसूद शाह शासक बना 1242 से लेकर 1246, 4 साल तक ये शासक रहा। इसके हत्या जो है वो भी सरदारों के द्वारा करेगी। मतलब लगातार बैक टू बैक 4 सुल्तान दिल्ली के ऐसे हुए जिनकी हत्या सरदारों के द्वारा करवाई गई, और उनमें पहला नाम आता है आपका रुकनुद्दीन फिरोज, दूसरा आता है रजिया का, तीसरा बहराम शाह का, चौथा आता है मसूद शाह का। और मसूद शाह की हत्या के बाद में अगला जो शासक बना उसका नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद। नासिरुद्दीन मोहम्मद ये शासक बनता है 1246 में, और यहां से लेकर 1266 तक ये शासक रहा नासिरुद्दीन मोहम्मद। नासिरुद्दीन मोहम्मद के बारे में कहते हैं कि ये शासक बनने से पहले दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त था। शासक बनने से पहले ये काजी के पद पर नियुक्त था, और इतना मितव्ययी, इतना स्वावलंबी था कि सुल्तान बनने के बावजूद भी ये टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करता था। इतना स्वावलंबी शासक सुल्तान बनने के बाद भी
टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करता था। राजकोष से अपने खर्चे के लिए ये पैसे नहीं लेता था। नासिरुद्दीन मोहम्मद सुल्तान बनने के बाद इसने अपना वजीर नियुक्त कर दिया। वजीर का अर्थ है प्रधानमंत्री। नासिरुद्दीन मोहम्मद ने अपना वजीर नियुक्त कर दिया बलबन को। तो शासक था नासिरुद्दीन मोहम्मद, लेकिन इसने सारी शक्तियां बलबन के हाथ सौंप दी, इसको अपना वजीर बना दिया। साथ में इसने बलबन को एक उपाधि दे दी, उलुग खां की। उलुग खां की उपाधि इसने बलबन को प्रदान कर दी। बलबन जो था, इसने भी अपनी बेटी, जिसका नाम था हुसैरा, बलबन ने भी अपनी बेटी हुसैरा का विवाह कर दिया नासिरुद्दीन मोहम्मद के साथ। 1266 में नासिरुद्दीन मोहम्मद की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद में अगला जो सुल्तान बना वो था आपका बलबन, जो दिल्ली सल्तनत का बड़ा ही महत्वपूर्ण शासक है। तो आगे अपन चर्चा करेंगे बलबन के बारे में। अगला शासक है आपका बलबन। शासनकाल है इसका 1266 से 1286। अच्छा, बलबन, इसके बारे में कहते हैं कि बलबन जो था ये इल्तुतमिश का गुलाम था। इसके बारे में ये भी कहते हैं कि इसने 20 वर्ष तक एक सैनिक के रूप में कार्य किया। लगभग 20 वर्ष तक ये वजीर के पद पे था और लगभग 20 वर्ष तक ये सुल्तान बनकर रहा। इल्तुतमिश का गुलाम था। प्रारंभिक शुरुआत एक सैनिक के रूप में की थी इसने। बाद में नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय वजीर बन के रहा और उसकी मृत्यु के बाद में ये 20 वर्षों तक सुल्तान रहा। बलबन जो था ये अपना वंश ईरान के राजवंश, फारस या ईरान के राजवंश से अपना वंश जो है स्थापित करता था कि भाई मैं ईरान के राजवंश से संबंधित हूं। ईरान का एक राजवंश था जिसका नाम था अफरासियाब। अफरासियाब ईरान का राजवंश था, उससे ही अपना संबंध स्थापित करता था। फारस के राजवंश से खुद को ये बताता था। इसीलिए जब बलबन शासक बना तो इसने अपना जो दरबार था उस दरबार को इसने फारसी पद्धति से सजाया। शासक बनने के बाद अपने दरबार को इसने फारसी पद्धति से सजाया था। शासक बनने के बाद इसने अपने दरबार में फारसी प्रथाएं लागू की थी, जिसमें एक प्रथा का नाम है सिजदा और एक प्रथा का नाम है कोबोश। सिजदा और कोबोश दोनों फारसी प्रथाएं हैं और ये अपने दरबार में लागू करता है बलबन। सिजदा जो प्रथा है इसका अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति जब दरबार में आए तो दरबार में आने पर वो सुल्तान को झुककर सलाम करे। और कोबोश का अर्थ ये है कि वह व्यक्ति सुल्तान के पैर या सुल्तान के मुकुट को चूम कर उसे सम्मान प्रदान करे। मतलब अपन ये कह सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि दिल्ली सल्तनत का वह शासक है जिसने सुल्तान पद की देवीयता स्थापित की, सुल्तान को देवतुल्य बनाया। जनता ये समझे, जनता ये माने, जनता का ये विश्वास हो कि सुल्तान जो है वो देवता के, भगवान के, ईश्वर के समान है। तो सुल्तान पद की देवीयता स्थापित करने वाला शासक भी कौन था? बलबन था। अगली बात, बलबन जो था इसने अपने बेटों के नाम भी फारसी शास्त्र, जो फारसी बादशाह थे, ईरान के बादशाह थे, उनके नाम पर इसने अपने बेटों के नाम रखे थे। जब ये सुल्तान बना तो उस समय दिल्ली के शासन में अमीरों का प्रभाव, सरदारों का प्रभाव बहुत ज्यादा था। अपन ने देखा भी है कि इनके पहले जो शासक बने
उनमें से अधिकांश शासकों की हत्या अमीरों ने करवाई। तो अमीरों का जो प्रभाव था वो शासन में बहुत ज्यादा हो गया था, और उस प्रभाव को खत्म करना, कम करना बहुत आवश्यक था, और बलबन ने उस प्रभाव को खत्म किया। अमीरों के प्रभाव को खत्म करने के लिए बलबन ने अपने शासन में रक्त व लौह की कठोर नीति का अनुसरण किया। यह भी क्यों सुनाता है कि दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने रक्त व लौह की नीति का अनुसरण किया था, वो शासक बलबन था। क्रूरता के साथ, कठोरता के साथ इसने अपने विद्रोहियों का दमन किया। जो भी अमीर, जो भी सरदार इसके खिलाफ बोलता, ये उसकी हत्या करवा देता। और उस समय के शासन में स्थायित्व लाने के लिए ये कार्य आवश्यक भी था। तो बलबन अपने शासन में रक्त व लौह की कठोर नीति का अनुसरण भी करता है। अगली बात, बलबन जो था, इसने मंगोलियाई आक्रमण से बचने के लिए अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण भी करवाता है। तो सीमावर्ती क्षेत्र जो थे, वहां पर सुदृढ़ मजबूत किलों का इसने निर्माण करवाया। वर्ग बुजुर्ग जो सैनिक थे, उनको इसने पेंशन देकर रिटायर किया, और इन किलों में, मजबूत जो सीमावर्ती किले थे, इन किलों में इसने नए सैनिकों की, योग्य सैनिकों की नियुक्ति की, ताकि मंगोलिया की ओर से होने वाले तमाम आक्रमण से अपनी रियासत को ये बचाकर रख सके। तो इसने मंगोलियाई आक्रमण से बचने के लिए सीमावर्ती दुर्गों का निर्माण किया। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है, मैंने आपको बताया था कि इल्तुतमिश के द्वारा 40 गुलामों का दल तुर्कान-ए-चिहलगानी का गठन किया गया था। तुर्कान-ए-चिहलगानी, इसका गठन किया था इल्तुतमिश ने। लेकिन बलबन जो था, उसने तुर्कान-ए-चिहलगानी को समाप्त कर दिया। तुर्कान-ए-चिहलगानी के सभी 40 सदस्यों की बलबन के द्वारा हत्या करवाई गई। तो तुर्कान-ए-चिहलगानी को समाप्त करने वाला जो शासक था, वो शासक भी आपका बलबन था। अच्छा, बलबन जो था, इसके बाद में अगला जो शासक बना वो इसका पुत्र बना, जिसका नाम था केकुबाद। केकुबाद बलबन के बाद में शासक बना। ये कहते हैं कि केकुबाद कुछ समय के लिए शासक रहा, लेकिन बाद में इसको लकवा हो गया। केकुबाद को बाद में क्या हो गया? लकवा हो गया। जब केकुबाद को लकवा हो गया, तो अगला पुत्र शासक बना, जिसका नाम था शम्मुदीन कैमुर्स। शम्मुदीन कैमुर्स। और शम्मुदीन कैमुर्स ही इस गुलाम वंश का अंतिम शासक था, आखिरी शासक था। क्योंकि शम्मुदीन कैमुर्स जब शासक था, तो 1290 में शम्मुदीन कैमुर्स की हत्या इसी के सरदार ने कर दी। और जिस सरदार ने हत्या की, उस सरदार का नाम था जलालुद्दीन खिलजी। तो जब जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा शम्मुदीन कैमुर्स की हत्या की गई, तो उसी के साथ ही सल्तनत पे खिलजियों का अधिकार हो गया, एक नया राजवंश स्थापित हुआ, और उस वंश का नाम है खिलजी वंश। तो दोस्तों, इसी के साथ अपना ये गुलाम वंश जो है वो कंप्लीट है। आगे अपन चर्चा करते हैं खिलजी वंश के बारे में। देखो, दिल्ली पुलिस की जो नई वैकेंसी आई है, उस वैकेंसी के हिसाब से ये टॉपिक बड़ा ही इंपोर्टेंट है। बड़ी गहराई के साथ यहां से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप इस टॉपिक को पढ़ते रहिए। लगातार 2-4 बार 5 बार वीडियो को आप रिपीट करके देखते रहेंगे, तो ये चीजें ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। तो आगे चर्चा करते हैं अपन गुलाम वंश के बारे में। नंबर 2 राजवंश खिलजी वंश। खिलजी वंश शुरुआत होती है 1290 में, और 1230 तक इसने शासन 20 तक इसने शासन किया। 1320। पहली बात तो ये कि खिलजी वंश जो है, इसने 30 वर्षों तक सल्तनत पे शासन किया। 30 वर्षों।
मैंने आपको बताया कि जो दिल्ली सल्तनत है, इस दिल्ली सल्तनत पे 5 राजवंशों का शासन रहा है। 5 वंशों ने शासन किया है दिल्ली सल्तनत पे, और इन 5 राजवंशों में सबसे कम समय तक जिस वंश ने शासन किया वो खिलजी वंश था। सबसे कम समय तक दिल्ली सल्तनत पे खिलजियों का शासन था। अगली बात करें खिलजी वंश की स्थापना, तो पहली बात तो ये कि दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। स्थापना का श्रेय दिया जाता है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी शासक बना 1290 में और 1296 तक ये शासक रहा जलालुद्दीन खिलजी जैसे ही केकूबाद की हत्या करता है, हत्या करने के बाद ये दिल्ली छोड़कर चला जाता है सिरी। दिल्ली के पास में एक क्षेत्र है, वहां पर ये चला गया दिल्ली छोड़कर, क्योंकि इसे अंदेशा था कि हो सकता है मैंने दिल्ली के सुल्तान की हत्या की है, जनता मेरे खिलाफ विद्रोह कर सकती है, इसलिए ये दिल्ली छोड़कर चला गया। सिरी में ही इसका राज्याभिषेक हुआ और कुछ समय पश्चात ये दिल्ली लौटकर आता है। जलालुद्दीन खिलजी ये वही शासक है जिसके द्वारा 1292 में रणथंभौर के किले पर हमला किया गया था, लेकिन रणथंभौर के किले को ये जीत नहीं पाया था। यहां का जो शासक था हमीरदेव चौहान, वो जलालुद्दीन खिलजी को परास्त कर देता है। आगे कहते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या बाद में इसी के एक भतीजे ने कर दी, जो इसका दामाद भी था और जो दिल्ली सल्तनत का एक प्रमुख शासक था। नाम है अलाउद्दीन खिलजी। इसके द्वारा हत्या कर दी गई जलालुद्दीन खिलजी की। तो बाद में अगला जो शासक बना वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। चर्चा करें सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की, तो ये 1296 से लेकर 1316 तक शासक रहा था अलाउद्दीन खिलजी। इसके समय की कुछ प्रमुख बातों की अपन चर्चा करें तो पहली बात तो ये कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का वो पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत के लिए अभियान किए थे। क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण भारत के लिए अभियान किया हो, तो दक्षिण भारत की ओर कूच करने वाला, दक्षिण भारत को जीतने वाला, दक्षिण भारत के लिए अभियान करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का वो पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना की नींव रखी। स्थायी सेना की नींव रखने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अगली विशेषता, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का वो पहला सुल्तान था जिसने अपने सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा चालू की। सैनिकों का हुलिया एक रजिस्टर में उसकी सारी बातें, उसके बॉडी के चिन्ह वगैरह इसने अंकित करवाए, तो सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा चालू करने वाला भी पहला सुल्तान जो था वो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का वो पहला शासक था जिसने शाही घोड़ों को दागने की प्रथा भी चालू की थी। घोड़ों को दागने की प्रथा भी इसी के द्वारा चालू की गई। ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जिसका दरबारी था अमीर खुसरो, और इसी के समय अमीर खुसरो ने एक ग्रंथ लिखा था, एक पुस्तक लिखी थी, और उस पुस्तक का नाम था खजाइन उल फुतूह है। तो खजाइन उल फुतूह नामक पुस्तक की रचना अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के समय की थी। खजाइन उल फुतूह नामक पुस्तक में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी की कई सारी उपाधियों का वर्णन किया है, जैसे कि इसने अलाउद्दीन खिलजी को लिखा है दुनिया का चरवाहा। दुनिया का चरवाहा इसने लिखा है इसे ईश्वर की छाया। इसको लिखा है इसने उस समय का
उस समय का सूर्य लिखा है, दुनिया का चरवाहा लिखा है, ईश्वर की छाया लिखा है, दुनिया के सुल्तानों का सुल्तान कहा है। तो कई सारी उपाधियां अमीर खुसरो ने, इसको सिकंदर सानी कहा है, सिकंदर शानी, ये सारी उपाधियां अमीर खुसरो ने लिखी है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अब ये कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी, इसके द्वारा कई सारे सैनिक अभियान किए गए, जिसमें उत्तर भारत के सैनिक अभियान अलग है, दक्षिण भारत के अलग है। उत्तर भारत में इसने विजित किया था रणथंबोर को, चित्तौड़ को, सिवाना को, जालोर को, जैसलमेर को और मालवा को। ये सैनिक अभियान इसने उत्तर भारत के लिए किए थे। जबकि दक्षिण भारत में इसने विजिट किया था देवगिरी को, गुजरात को, तेलंगाना को, इसके अलावा आपका मदुरई, ऐसी कई सारी रियासत इसने दक्षिण भारत में जीती थी। उत्तर भारत की ये सारी रियासतें, अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसने अपने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा चालू की थी। सैनिकों को ये नगद वेतन देता था और सैनिकों को राहत देने के लिए इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला शासक भी अलाउद्दीन खिलजी था। बाजार नियंत्रण प्रणाली को इसने कठोरता के साथ लागू किया था, कड़ाई के साथ लागू किया था। इसका यह मानना था कि जो कालाबाजारी वगैरह करते हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसने अपने सैनिकों को राहत देने के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली के जो कानून थे, नियम थे, उनको भी इसने लागू किया था। नेक्स्ट ये कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद में इसका पुत्र शासक बना और उस शासक का नाम था आपका मुबारक शाह, मुबारक शाह खिलजी। और मुबारक शाह खिलजी जो था, ये एक विलास्य प्रवृत्ति का था, नंगा दरबार में आता था, नग्न स्त्री पुरुषों की संगति से पसंद थी। तो बाद में इसकी हत्या एक सेनापति ने कर दी और उसी सेनापति का नाम था आपका जो सेनापति जो था मुबारक शाह खिलजी की, जिसने हत्या की थी गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक ने मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी। तो आगे फिर तुगलक वंश आपका शुरू होता है। तो दोस्तों आज अपन इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।